हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ है प्रवीण जायसवाल जी। प्रवीण जायसवाल जी इज अ बिग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वाइनल रिकॉर्ड्स इन इंडिया। ये बहुत सारे स्टार के टाइटल्स के सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और ये रिकॉर्ड क्लीनर भी मैन्युफैक्चर करते हैं। सो वो लोग जो पुराने रिकॉर्ड्स खरीदने का शौक रखते हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर देम, बिकॉज पुराने रिकॉर्ड्स आमतौर पे बहुत डर्टी कंडीशन में आते हैं। मेरे पास काफी सारे पुराने रिकॉर्ड्स थे एंड आई हैव क्लीन देम एंड दे साउंड सो मच बेटर नाउ। आउट ऑफ द मेनी titles that Praveen ji has been distributing, this is one of my favorites. खिलाड़ी इसको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। इसका पुराना प्रेसिंग तो मुझे नहीं मिला, बट आई गॉट द न्यू प्रेसिंग विच साउंड्स फिनोमिनल। आप लोगों ने शायद मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो भी देखा होगा एंड यू नो हाउ आई फील अबाउट दिस रिकॉर्ड। सो वेलकम प्रवीण जी एंड थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज वाइनल रिकॉर्ड्स के बारे में, फिजिकल मीडियम फॉर म्यूजिक के बारे में। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं एक एक करके वो आपके ऊपर डालने वाला हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड हाउ आर यू टुडे? Thank you so much, Rahul. I'm I'm on cloud number 9 right now because I am on the verge of releasing two new titles. Love is Blind from Jagdeep Singh and Remembering Bappi Da for Dalal. So ये अभी परसों 11 को रिलीज होने वाले हैं। So उसके प्रिपरेशन चल रहे हैं and yes 2 दिन में करने वाले हैं। तो so pretty excited about it. Every new record, every new release is a new venture, and बहुत खुशी होती है जब लोग ऑर्डर देते टाइम कि यार ये रिकॉर्ड निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमको कभी ये सोचते थे कि कभी ये रिकॉर्ड अब मिलेंगे नहीं, सुनने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि बनना बंद हो गए थे, बट अभी है, मार्केट में है, थैंक्स टू स्टार blistenment.com। वो लोग बना रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऑल क्रेडिट्स ऑफ दीज रिलीजेस टू ब्लिस्टनमेंट। जो भी मैं काम करता हूँ फिलहाल तो पूरा क्रेडिट्स टू blistenment.com है। ब्लास्टिंग शार्क प्राइवेट लिमिटेड उनका कंपनी है। वो लोग बना रहे हैं रिकॉर्ड्स वीनस के, जो अब स्टार हो चुका है, एंड उसका काफी टाइटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास में। ओके ओके। अच्छा, सो मेरे क्वेश्चंस अब मैं चालू करने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो okay, let's talk about the brief history of vinyl records. I was born in the 80s, so मेरे से पहले ही ना ये रिकॉर्ड्स का हिसाब किताब खत्म सा हो चुका था। मैं जब म्यूजिक सुनना शुरू किया तो ऑडियो कैसेट was king। मतलब मेरा सारा म्यूजिक का एक्सपोजर ऑडियो कैसेट्स पे था। देन सीडीज केम इन और फिर स्ट्रीमिंग आ गया एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन हमारे घर में पुराने रिकॉर्ड्स पड़े रहते थे और रिकॉर्ड प्लेयर टूटा हुआ था। मैंने करीब 6 या 7 साल पहले फिर से एक नया रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा था एंड देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन वाइनल। एंड अब तो मतलब अगर मुझे म्यूजिक सुनना है तो मैं वाइनल पे ही सुनता हूँ। स्ट्रीमिंग तो मतलब अगर घर कमरे की सफाई करनी है या गाड़ी में बैठे, ओनली देन इट्स स्ट्रीमिंग म्यूजिक, अदरवाइज वाइनल या सीडी ही प्ले करके सुनता हूँ। बट नाउ यू नो अ लॉट अबाउट दिस इंडस्ट्री, तो ये हाउ डिड द ट्रांजिशन हैपन कि पहले हम वाइनल्स पे थे, देन फिर वाइनल्स खत्म हो गए एकदम से। आई रिमेम्बर 20-20, 25-25 रुपए में रिकॉर्ड मिलते थे या कुछ लोग रद्दी में बेचा करते थे एंड आज की डेट में वो 5-5 हजार में निकलते हैं। सो जस्ट गिव अस अ रन थ्रू द हिस्ट्री ऑफ हाउ दिस हैज हैपेंड इन इंडिया। एक्चुअली आई हैव बीन, मैं रिकॉर्ड कलेक्शन शुरू किया था उस टाइम पे जब रिकॉर्ड एक्चुअली बनना बंद हो गए थे, जस्ट बंद हुए थे 1992 93 के उस दौरान। एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था रिकॉर्ड पे गाने सुनना वगैरह। मैंने इंजीनियरिंग कर रहा था तो कलेक्शन करता था, जो भी पॉकेट मनी मिलती थी वो पैसा बचा के रिकॉर्ड खरीदता था। तो आपके पास रिकॉर्ड प्लेयर था उस टाइम पे? बिकॉज उस टाइम पे आई थिंक प्लेयर ढूंढना भी मुश्किल था। नहीं, एक्चुअली बहुत आसानी से रिकॉर्ड प्लेयर भी मिल गया ओल्ड मार्केट में, पुणे में था मैं। तो वो रिपेयर वगैरह हो जाते थे उस टाइम पे, कैसे रहता था? उस टाइम पे मार्केट पूरा खत्म नहीं हुआ था ना, ऑलरेडी ओल्ड शॉप्स, रिपेयरमैन, स्पेयर सब मिलता था। Okay. सब कुछ था उस टाइम पे। और मतलब कुछ दुकानों में रिकॉर्ड्स ब्रांड न्यू जो नए रिलीजेस थे वो थे, और पुराने रिकॉर्ड्स बेचने वाली शॉप्स भी थी, यूज्ड रिकॉर्ड्स और पुराना अनसोल्ड स्टॉक जो था। और रिकॉर्ड प्लेयर और एम्पलीफायर वगैरह ये मिलना या एक ऑल इन वन मिलना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। पर हाँ, एक बूम था कैसेट्स का,
कैसेट्स की शॉप्स छोटी छोटी हर जगह गली गुली में, गली कुचे में कैसेट शॉप्स शुरू हो चुकी थी. एंड वॉकमैन वाज द न्यू क्रेज उस टाइम पे. और क्या था कि जहां तक मेरे को याद है कि 18 रुपए में, 16 रुपए में HMV का कैसेट आता था, जो सबसे एक्सपेंसिव हुआ करता था. और वीनस के और टी सीरीज के, टिप्स के, इनके कैसेट्स कुछ 12 रुपए, 14 रुपए, इस रेंज में आते थे. और एक विनाइल रिकॉर्ड MRP आता था 70 रुपीज का. मेरे पास अभी भी है मैंने दो तीन रिकॉर्ड वो टाइम पे नए लिए थे. तो 70 रुपीज, 72 रुपीज, ये लास्ट MRP था रिकॉर्ड्स का. तो देर वॉज अ वेरी बिग डिफरेंस. और क्या है, कैसेट वॉज वेरी हैंडी, और कैसेट बहुत इजी था यूज करने के लिए, ज्यादा संभालना नहीं पड़ता था. एज यू नाउ योरसेल्फ यूज अ रिकॉर्ड, आपको पता है कि रिकॉर्ड संभालना बहुत जरूरी है. उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता है. तो जितना अच्छा आप ख्याल रखोगे उसका उतना लॉन्ग रन चलेगा रिकॉर्ड, और उतना स्वीट साउंड करता है. पर डेफिनेटली एक बदलाव था मार्केट में. तो रिकॉर्ड्स इवेंचुअली खत्म हो गए क्योंकि बिकते नहीं थे. सिर्फ जो शौकिया जो लोग हैं, जो कलेक्टर्स है, वही लेते थे. और जो आपको पता है, मतलब आपको तो पता ही होगा, वो उस टाइम पे ब्लैंक ऑडियो कैसेट पे रिकॉर्ड करके गाने का एक मिक्स टेप, जो आज की जनरेशन मिक्स टेप बोलती है उसको, मिक्स टेप का वो टाइम पे ट्रेंड बहुत था. 10 रुपए में, 20 रुपए में आप 10 गाने लिख के दे दो, वो भर के दे देगा आपको. तो रिकॉर्ड्स उसके लिए ज्यादा यूज होते थे उस टाइम पे. और जो लोग शौकिया थे डेफिनेटली तो अपना कलेक्शन संभाल के रखते थे. वहां से रिकॉर्ड बंद हो गए 90s, 1992, 93 में रिकॉर्ड्स बनने बंद हो गए. और मार्केट वहां से नीचे ही गया. मतलब मेरा कलेक्शन, ऑल क्रेडिट्स टू दोस्तों, जो जूना बाजार, चोर बाजार के, बॉम्बे के, पुणे के स्टोर्स में मेरा आज जो भी कलेक्शन है छोटा मोटा, करीब मेरे पास 2000 रिकॉर्ड्स है. पर वो मैक्सिमम कलेक्शन वॉज 20 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए. कोई रेयर नंबर है तो 500 रुपए, 400 रुपए में, ऐसा ये इस रेंज में मैंने रिकॉर्ड्स खरीदे हैं. शायद 2008-9 के बाद में मैंने बहुत कम रिकॉर्ड खरीदे, जो खरीदे उसके पहले ही खरीदे. तो उस टाइम मार्केट में इतना कुछ बूम नहीं था, मतलब ये था नहीं, मार्केट में इतना चलन था नहीं रिकॉर्ड्स का. शौक, जो शौक रखते थे वो रिकॉर्ड्स खरीदते थे. तो वो मार्केट खत्म हो चुका था. पर अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट में 2009-10 के बाद में ये बूम वापस से आया रिकॉर्ड्स का. वो स्पेशल एडिशन, एनिवर्सरी एडिशन, और डीजेज यूज करते थे रिकॉर्ड स्क्रैच करने के लिए वगैरह. ये वहां पर खत्म नहीं हुआ था रिकॉर्ड्स को यूज करना, हमारे यहाँ खत्म हो चुका था. पर हमारे यहाँ फिर वापस से दोबारा दोबारा 2011 में रिकॉर्ड्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया. HMV के आए, सोनी के रिकॉर्ड्स आए, टी सीरीज ने कुछ रिकॉर्ड्स निकाले, यूनिवर्सल ने कुछ रिकॉर्ड्स निकाले. तो वहां से मार्केट फिर से शुरू हो गया रिकॉर्ड्स. तो 2011 के बाद एक्चुअली ये नया लाइफ मिला है रिकॉर्ड्स को इंडिया में. इसके बीच में 2004 में या 3 में शायद वीर ज़ारा का एक स्पेशल एडिशन 3 रिकॉर्ड का सेट निकला था. पर वो लिमिटेड एडिशन था, कुछ 200 रिकॉर्ड थे शायद उन्होंने बनाए थे, और वो बहुत लिमिटेड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट होते. अब बीच में अवेलेबल थे मार्केट में कुछ सेल के लिए रिकॉर्ड्स. वो तो एक ही था. और 1997 में दिल तो पागल है का एक स्पेशल एडिशन रिकॉर्ड निकाला था यशराज ने HMV से. वरना 92 के बाद में रिकॉर्ड्स बनना बंद हो चुके थे. और ये जो भी था वो स्पेशल एडिशन एक आध दो मूवीज के निकले, बाकी ऐसा कुछ था ही नहीं. रिकॉर्ड्स का मार्केट खत्म हो चुका था, जो था पुराना मिलता था. बट हाँ, आज मार्केट बहुत डिफरेंट है. जो रिकॉर्ड सेलर्स है उनको एक नई लाइफ मिली है, रिकॉर्ड्स को एक नई लाइफ मिली है. पीपल डू अंडरस्टैंड कि रिकॉर्ड बहुत स्वीट साउंड करता है, और जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड में जो एक्चुअल साउंड है गाने की, वो रिप्रोड्यूस होती है. तो बहुत अच्छा आज लगता है सुन के कि लोग रिकॉर्ड की तरफ फिर दौड़ रहे हैं. और ये जो मैं कभी एक खरीदार हुआ करता था, आज मैं रिकॉर्ड बेच रहा हूँ. एंड लाइक मुझको कुछ सेलर्स ने खुश किया था रिकॉर्ड्स बेच के, आज मैं कुछ लोगों को खुश कर रहा हूँ रिकॉर्ड्स बेच के. जो रिकॉर्ड्स कभी बने ही नहीं थे वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, एक एक नया टाइटल, लेट अस से बर्फी का रिकॉर्ड अगर हम लें, या कोई नई फिल्म का लें जो जिसके गाने, अ, मेरे बहुत अलग से ख्याल है आजकल के म्यूजिक के बारे में. और अगर कोई ऐसी फिल्म है जिसके गाने सही में बढ़िया है,
सो उसके रिकॉर्ड सेल्स के फिगर्स किस तरह के रहते हैं? लाइक व्हाट आर द फिगर्स दैट वी लुक एट नाउ? एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2011 के बाद में शायद एक 15 से 20 टाइटल ही निकले थे, और उसके बाद में 2012 में कुछ 10-15 टाइटल निकले रिकॉर्ड्स के, और फिर वो एक 4 साल का गैप था। उसके बाद में 2015, 16, 17, 18 ये 4 साल तक के सारे म्यूजिक कंपनीज ने रिकॉर्ड निकाले। तो उसमें 90s के भी थे, कुछ रिकॉर्ड्स रिपीट थे, मतलब पहले जमाने में निकाले थे वो दोबारा से निकाले, HMV ने निकाले, और कुछ रिकॉर्ड ऐसे थे जो नई मूवीज के थे। बट जहां तक मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि नए मूवीज के रिकॉर्ड नहीं चले, नहीं बिकते। बेसिक रीजन इज, जो रिकॉर्ड सुनने वाले जो लोग हैं वो आपके मेरी तरह के लोग हैं, मेरी आपकी मेरी उम्र के लोग हैं, या हमसे बड़े हैं, जो 90s या 90s के पहले के गाने पसंद करते हैं। आज के गाने पसंद करने वाला जो जनरेशन है वो रिकॉर्ड की तरफ नहीं जाता। मैं मेरा बेटा अभी ग्रेजुएट हुआ है जस्ट, तो मैं मेरे बेटे की भाषा में आपको बोलता हूँ कि डैड, ये डिजिटल मीडिया का जमाना है, आप कहाँ रिकॉर्ड लेके बैठे हो? हमको जो चाहिए वो टिप ऑफ द मोबाइल मिल जाता है, हमको कहीं पर भी मिल जाता है, एंड हमको कोई जरूरत नहीं कुछ और एक्स्ट्रा कैरी करने की, कुछ मेंटेन करने की। एंड डेफिनेटली उनके जो गाने उनके पसंद के हैं वो डिजिटल मीडिया पे ही बेटर साउंड करते हैं। हम लोग रिकॉर्ड क्यों सुनते हैं? उसका एक बेसिक रीजन ये है कि जो गाने हम लोग सुनते हैं 90s के या उसके पहले के, वो रिकॉर्ड ही एनालॉग मीडिया में हुए थे, कोई डिजिटल का संबंध नहीं था। गाना एक लाइव रिकॉर्डिंग में, लाइव टेक में 6 मिनट का गाना रिकॉर्ड होता था, और वो साउंड जो स्वीटनेस है वो रिकॉर्ड के लिए ही बना था। तो वो है। तो आज के अगर गाने अगर आप रिकॉर्ड पे डालोगे तो बिकता है, नहीं बिकता ऐसा बात नहीं है, बट वो उतना सेल नहीं है उसको, उतना डिमांड नहीं है उसको। ओके सर, जैसे लेटली अगर मैं बात करूं तो आई थिंक बर्फी वाज अ ग्रेट एल्बम, देन तमाशा वाज अ ग्रेट एल्बम, और मुझे जग्गा जासूस के सॉन्ग्स भी बहुत पसंद है। अनफॉर्चुनेटली वो कभी आए नहीं वाइनल पे। सो ये एंड आई वाज लिसनिंग टू, आप खिलाड़ी की भी बात कर लो, युवा का रिकॉर्ड निकला था, मैंने उसका भी सुन के देखा था। there's a difference in terms of जो आपको स्ट्रीमिंग में सुनता है, कभी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे निकल के आते हैं उन रिकॉर्ड्स में जो आपको स्ट्रीमिंग से सुनाई ही नहीं देते। सो वो डिटेल मिसिंग होता है। सो आजकल की जनरेशन वो डिटेल नहीं पकड़ती है क्या? नहीं, शायद वो आजकल जितनी रिकॉर्डिंग्स है वो सारी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से साउंड क्रिएट किया जाता है, और हम लोग के जमाने का या पुराने गानों का जो साउंड था वो इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे। 50-60 म्यूजिशियंस लाइव बैठ के बजाते थे। तो वो जब सारे म्यूजिशियंस का साउंड या इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड हमको आता था अपने हमारे कान में, तो वो स्वीट लगता था हमको, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। आज वो है ही नहीं। तो वो आज का जनरेशन वो इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ नहीं सकता। आप जैसे मेरे जैसे लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट के साउंड को पकड़ लेते हैं, इसीलिए हमको रिकॉर्ड का साउंड स्वीट लगता है। सर आपको मुझे बताऊं आपको बताऊं मैं बीच में फिर भी दिले हिंदुस्तानी का रिकॉर्ड निकला था। मैंने वो रिकॉर्ड लिया था। मुझको गाना है वो और क्या बोल के गाना है, वो बहुत पसंद है मेरे को। तो जब वो रिकॉर्ड मेरे हाथ में आया, आपको पता नहीं मैं कैसे बताऊं आपको, मैं इतना खुश हुआ रिकॉर्ड देख के कि ये रिकॉर्ड आया है, मतलब कि जो गाना मैंने कैसेट पे ही सुना हमेशा, और उसका रिकॉर्ड निकला है, और जैसे ही आया खोल के लगाया, और आई वॉज वेरी हैप्पी। तो उस हमारे 90s के जमाने के जो रिकॉर्ड्स निकले, कभी हाँ कभी ना निकला है, और रोजा रुदाली माचिस ये सब निकला है, तो बहुत स्वीट साउंड करता है। बॉम्बे का निकला था, और वीनस के भी निकले थे, बाजीगर, अकेले में अकेल तुम। तो ऐसे करीब 300 टाइटल निकले हैं अभी तक। 2011 के बाद 300 सवा 300 टाइटल्स निकले हैं अब तक रिकॉर्ड्स पे, जिसमें से मैक्सिमम मोस्ट रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कभी टाइटल के रिकॉर्ड पे आया ही नहीं है ऐसा। तो वो जो स्वीटनेस ऑफ साउंड जो रिकॉर्ड पे आता है ना, इंस्ट्रूमेंट हमको क्लियर सुनाई देते हैं, कुछ खंजरी का आवाज होता है, छन 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 जो सुनाई देता है, वो डिजिटल पे वो नहीं सुनाई देता। इसीलिए हम लोगों को रिकॉर्ड पे सुनने में वो एक खुशी होती है, या एक
अलग मजा आता है सुनने के लिए। अब सर लेटली कोक स्टूडियो बांग्ला एंड कोक स्टूडियो पाकिस्तान मैंने सुना था, तो उनके सेटअप ही ऐसे होते हैं कि वो लाइव म्यूजिक प्ले करते हैं और वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करेंगे। सो एंड मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स बिकेम वेरी पॉपुलर एंड पसूड़ी अगर आप देखें तो दैट दैट काइंड ऑफ वेंट अहेड टू बिकम अ ग्लोबल हिट एंड ऑल ऑफ दैट। सो मुझे ये लगता है कि कहीं कहीं पे ऐसा म्यूजिक तो बन रहा है जिसमें अभी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बेशरम रंग सुन रहा था, तो उसमें वायलिन भी है, उसमें बेस गिटार भी है, उसमें उन्होंने डाला बहुत कुछ है, सिंथ भी है, बहुत कुछ है, बहुत डिजिटल भी है, बट देर आर स्निपेट्स ऑफ दोज एज वेल। आई हैव अ फीलिंग कि नई जनरेशन इसलिए भी वाइनल्स से दूर भागती है। एक तो ये महंगे बने हैं, लाइक आज की डेट में 2000 से कम से आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप फ्री में गाना सुन सकते हो स्पॉटिफाई पे, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको 6 से 7 गाने 2000 में मिलते हैं। एंड प्लस एज यू सेड, एक रिकॉर्ड का बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ता है, इतना झंझट नहीं चाहिए किसी को आज। अच्छा, ऊपर से ये तो रिकॉर्ड की बात हुई, आपको रिकॉर्ड प्लेयर को भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी नीडल घिस जाती है, उसकी नीडल गंदी हो जाती है, उसकी नीडल टूट जाती है, एंड फिर नया नीडल देखो तो वो भी सस्ता नहीं मिलता कहीं, तो वो भी मतलब 3-4 साल के बाद एक आपको 5-6 हज़ार की नई चीज खरीदनी पड़ती है। सो इट्स समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव बाय द डे। लाइक मेरे पास कच्चे धागे का रिकॉर्ड मैंने नहीं खरीदा जब निकला था, एंड नाउ आई वांटेड, वो 5,000 से कम में कहीं से मिल नहीं रहा है। सो आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स एंड वेटिंग कि दोबारा प्रेसिंग आएगा तो शायद मुझे सस्ते में मिल जाए। बट ये प्राइसेस में इतना डिफरेंस क्यों? बिकॉज आई वाज लुकिंग एट द प्राइसिंग, मेरे पास आई थिंक शायद नहीं, नॉट तीसरी मंजिल, यादों की बारात का रिकॉर्ड है जो कि नया प्रेसिंग है। सो उसके ऊपर ना 799 एमआरपी लिखी हुई थी, उसके ऊपर व्हाइटनर लगा के मुझे किसी ने 2000 का दिया था। सो व्हाई इज देयर सो मच ऑफ डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग? ये प्राइसेस का चक्कर क्या है कि मतलब कुछ एमआरपी कुछ और होती है, वो बिकता किसी और पे? व्हाट्स द सीन? सर अभी नए रिकॉर्ड्स को तो ऐसा है कि अप टिल कोविड हिट अस, सब रिकॉर्ड्स एमआरपी पे, उस पे एमआरपी पे डिस्काउंट पे ही बिक रहे थे। पर कोविड में एक बूम आया, एक बहुत बड़ा बूम आया रिकॉर्ड मार्केट के अंदर, कि सब लोग घर पे थे और सबके पास समय था हर चीज के लिए, तो गाने सुनने के लिए भी एक रिलैक्सेशन टाइम सबके पास था। और अचानक से लोगों को रिकॉर्ड अच्छा लगने लग गया एंड द रिकॉर्ड मार्केट हैज सीन अ सडन बूम। अच्छा, जब प्राइसिंग जो है वो कंपनीज ने, जिन्होंने बनाए थे, तो जब मैं आपको जैसे बताया मैंने कि 2018 तक के कंपनी ने रिकॉर्ड्स बनाए रेगुलरली, पर उन्होंने उसके बाद में बंद कर दिया। 2019 ऑनवर्ड्स रिकॉर्ड बनना बंद हो गए। उसका बेसिक रीजन ये था कि मार्केट नहीं था उसके लिए। बहुत सारा स्टॉक्स डीलर्स के पास पड़ा हुआ था जो बिक नहीं रहा था। सिर्फ गिने चुने सिलेक्ट कलेक्टर्स लोग ले पसंद कर रहे थे और रिकॉर्ड लेके जा रहे थे, पर वो डिमांड नहीं था, तो कंपनीज ने डिस्काउंट पे सेल लगाया था। अमेजोन पे था, मैंने खुद कुछ रिकॉर्ड जिनका एमआरपी 1499 था, वो मैंने 800 रुपए में लिया है ऑनलाइन। तो एक वापस से एक बैड पैच आ गया था रिकॉर्ड की इंडस्ट्री में 2018 टू 2020। पर जैसे कोविड हिट हुआ एंड ऑनलाइन जो सेल्स में जो था पड़ा हुआ रिकॉर्ड्स का स्टॉक, नए वाले जो प्रेसिंग थे, वो अचानक से बिकना शुरू हो गया। तो ऑनलाइन वाले जो बेचते हैं वो बहुत लिमिटेड डीलर्स हैं जो ऑनलाइन बेचते हैं, अमेजोन पे वगैरह। अमेजोन का भी एक चार्ज होता है आपको अगर वहां पर बेचना है कुछ है तो उनका जैसे खत्म हो गया, फिर उन लोगों ने, जो डीलर्स लोग जिनके पास में फिजिकल स्टॉक है, जो दुकान लगा के बैठे कलकत्ता में, दिल्ली में, बैंगलोर में, बॉम्बे में, तो उन लोगों से स्टॉक लेना शुरू कर दिया। तो जब दिखा कि यार ये कहीं ना कहीं तो बिक रहा होगा, जब डिमांड आ रही है, वहां से प्राइसिंग बढ़ना शुरू हो गया। प्राइसिंग बढ़ना शुरू क्यों हुआ? कि जो डीलर ने 2011 में कंपनी से रिकॉर्ड लिया था और 6-7 साल 8 साल संभाला है रिकॉर्ड को, बिका नहीं है, आज डिमांड में आ गए तो मैं क्यों ना प्राइस बढ़ा के बेचूं, मेरा जो लॉस हुआ है वो कवर करूं, क्योंकि अल्टीमेटली इतने साल मैंने भी संभाला है ना, उसको कंपनी से खरीदा है। यही रीजन था जिसकी वजह से प्राइसिंग बढ़ना शुरू हुई। अब वो प्राइसिंग बढ़ने के बाद में क्या हो गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए, ऐसे सेलर्स आ गए बीच में। क्विक मनी बोलते नहीं, कि क्विक बक कमाना है जिसको, कि होल्ड कर लो स्टॉक को और जब तक सबके पास बिक रहा है तब तक उसको अपने पास रख लो, और जब सबके पास खत्म हो गया फिर मार्केट में मेरे पास है, पर मेरे पास ये दाम में चाहिए तो ये रेट में चाहिए, ये है।
ये बहुत ज्यादा हो गया 2021 में और 22 में। तो वहां पर मेरे जैसा आदमी एक बीच में आ गया है कि हम लोगों ने डीलर लोगों को माल देना बंद कर दिया, हम लोग जो भी रिलीज कर रहे हैं हम डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं। बेसिक रीजन वही है कि जो एमआरपी लगाया हुआ है वो उस पे कम से कम रिलीज के बाद तो भी इनिशियल साल भर 6 महीने तो भी कम से कम कस्टमर को, जो एक्चुअल एंड यूजर है, उसको एमआरपी के ऊपर जो कंपनी का रिलीज प्राइस है उस पर रिकॉर्ड मिले। उसके बाद तो डेफिनेटली जब हम लोग पास माल खत्म हो जाएगा, आज किसी डीलर ने 2 साल संभाला है, कुछ किया है, तो प्राइस तो बढ़ना ही है। पर फिलहाल उसको हमने रोकने की कोशिश की है, एटलीस्ट जो टाइटल्स हमारे पास है। पर हाँ, कुछ लोगों का जेन्यून रीजन है कि उन्होंने 8-7 साल स्टॉक संभाला है, तो डेफिनेटली दे डिजर्व कि वो उतना कुछ कमाए कि 100-200 रुपए के लिए वो लोग उस टाइम पे रखा। पर आज 10 साल हो गए, आज 11 साल से वो लोग रिकॉर्ड का स्टॉक संभाल रखे, तो डेफिनेटली दे डिजर्व सम अप्रिसिएशन। बट कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स की वजह से इट हैज गॉन बर्सक ना। वो एक मतलब जो रिकॉर्ड नहीं बिकता एक्चुअली, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, डिमांड नहीं मार्केट में, आई डोंट वांट टू नेम द टाइटल्स कि भाई हर रिकॉर्ड निकालने वाले को अपना रिकॉर्ड, अपना टाइटल बहुत प्यारा होता है। मुझको भी कुछ टाइटल्स बहुत प्यारे जो मैंने निकाले हैं पर पब्लिक को नहीं पसंद आए, तो इसलिए नाम लेना नहीं चाहता। पर जो रिकॉर्ड 1800 रुपए में, 2000 रुपए में निकला है 2 साल पहले, आज उसका वैल्यू हो गया 10,000। जिसने मतलब जिसके पास स्टॉक है उसने स्टॉक होल्ड करके रख लिया और दिख रहा है कि डिमांड है मार्केट में, बेच रहे हैं लोग। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन आपको बताता हूँ हुआ क्या है। एक वेबसाइट है discogs.com, मैंने भी बेचे हैं रिकॉर्ड्स discogs.com पे। पर discogs.com एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जहां पर आप हर तरीके के रिकॉर्ड्स, कैसेट्स और सीरीज बेच सकते हो या खरीद सकते हो। discogs.com का एक फी है, उनका एक पेमेंट गेटवे है, पेपाल के थ्रू ही पेमेंट लेते हैं, हो सकता है। फिर उसके ऊपर एक कैप है 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स के अंदर बायर और सेलर कोई भी डिस्प्यूट डाल सकता है अगर जो प्रोडक्ट मिला है वो एज डिस्क्राइब्ड नहीं है तो, है ना, या कहीं इसमें लॉस हो जाए, कुरियर शिपिंग में कहीं ये हो जाए, तो देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट सेल ऑन डिस्कॉग्स। तो और डॉलर्स का कन्वर्जन है, फिर मैंने इंडिया के बाहर बेचा है तो मेरे एक्सपोर्ट में टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी भरना है मेरे को। देयर आर मेनी फैक्टर्स। तो जो रिकॉर्ड इंडिया में एमआरपी पे 1200 रुपए में है, वो डिस्कॉग्स पे आपको करीब $40 $50 में दिखेगा। उसका रीजन बेसिक ये है कि इतने सारे चार्जेस एप्लीकेबल है उसको, क्योंकि एमआरपी तो वैलिड इंडिया में है, इंडिया के बाहर तो एमआरपी लागू नहीं होता, हमारा टैक्स सिस्टम लागू नहीं करता, हमको एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। फिर वो 8% डिस्कॉग्स का फी है, पेपाल का 5-6% फी है, फिर जो कन्वर्जन चार्ज है वो 4-5% जाता है, तो 18-20% तो ये बढ़ गया। फिर हमको एक्सपोर्ट के ऊपर 18% जीएसटी भरना है, 18% जीएसटी भरना है डिस्कॉग्स पे जो बेच रहे हैं। ऑफकोर्स जो डिक्लेयर करते हैं, जो लोग डिक्लेयर नहीं करते वो अलग बात है। पर मैं बेचता था, मैंने डिक्लेयर किया है पूरा, मैंने जितना भी सेल किया है डिस्कॉग्स पे, तो सबको लगता था यार ये तो 1200 में हमसे ले रहे हैं और ये तो 2000 में, 2500 में बेच रहे हैं। अरे भाई वो 2500 मेरे को आते नहीं है, वो 2500 के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना है, मेरे को डिस्कॉग्स का फी भरना है, और मेरे को कुरियर करना है, कुरियर का इंश्योरेंस भरना है। कुरियर चार्ज तो डेफिनेटली सामने वाला जो बायर है वो पे करता है, बट मेरे को ये सब चीजों का ख्याल रखना है, एंड देन आई हैव टू वेट 6 मंथ की कोई डिस्प्यूट खड़े ना हो, है ना, तो डिस्प्यूट क्लियर हो। सो ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट की थोड़ी ऊंची, थोड़ी ज्यादा ही होती है। पर इंडियन सेलर्स ने वो देख के कि यार ये रेट में बिकता है तो मैं भी बेच सकता हूँ, तो ये एक दूसरे को देख के ये रेट बढ़ना शुरू है। दूसरा, ये एक सेलर के पास स्टॉक है, उसने दूसरे सेलर को बेचा, दूसरे सेलर ने क्या किया, वो तीसरे सेलर को बेचा, कस्टमर तक गया ही नहीं स्टॉक, ये अपने आपस में ही सेल हो के इसकी प्राइसेस बढ़ गई। तो एंड में जब कस्टमर के पास जाएगा तो वो तो भाई अगर 4th सेलर के पास जाके लेगा तो उसको 3 सेलर्स का प्रॉफिट लगने के बाद उसको प्राइस मिला। तो इस रीजन से ये एमआरपी जो एक्चुअली इलीगल है, एमआरपी बढ़ा के बेचना, पर डेफिनेटली उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिसने 3-4 साल संभाला है स्टॉक को, वो डेफिनेटली डिजर्व करता है कि वो कुछ अप्रिसिएशन मिले उसको प्राइस में, स्टॉक के इसमें। बट जो अननेसेसरी होर्डिंग है और अननेसेसरी जो प्राइस इन्फ्लेशन है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, पर कुछ लोग करते हैं और वो चल रहा है। तो
फिलहाल आई वुड से कि जो 2020, 21 और इवन 22 में जो मार्केट ने इतना अच्छा समय देखा, रिकॉर्ड मार्केट ने इतना अच्छा समय देखा, वो फिर डाउनफॉल पे आ गया। आज मार्केट में सेल्स नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज का कुछ भी दाम मांगा जा रहा है, कुछ भी प्राइस मांगा जा रहा है। तो तो आपको लगता है कि अगर प्राइसिंग का एक स्वीट स्पॉट निकाला जाए, एक बैलेंस्ड प्राइसिंग बिठाई जाए, तो उससे सेल्स दोबारा रिवाइव किए जा सकते हैं, या are there other factors why people are not buying vinyls anymore as much as they were like 4 to 5 years back? सर अभी आपको बताऊं, ये बहुत लंबा डिस्कशन है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है। नए रिकॉर्ड्स का तो मैंने बता दिया आपको कि ये सेलर टू सेलर घूमने घूमने में ही वो प्राइसिंग बढ़ गया है उसका, और कुछ लोगों को लालच आ गया है करके वो प्राइसिंग इतना हैवी हो गया है। हाँ, एप्रिसिएशन होना चाहिए पर इतना नहीं होना चाहिए। बट क्या है कि एवरीबडी हैज गॉट साइज ऑफ अ पॉकेट, वो कुछ है, वो उतना ही प्राइस देके खरीद सकते हैं, उसके ऊपर वो ही कैन नॉट स्पेंड फ्रॉम हिज मंथली बजट। इस वजह से तो अगर 1,000 रुपए के मैं 5 रिकॉर्ड खरीद सकता हूं तो मैं 5,000 का एक ही रिकॉर्ड खरीदूंगा। तो मार्केट में वहां इफेक्ट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। आपका भी एक पेइंग कैपेसिटी है, एक स्पेंडिंग कैपेसिटी है अपनी हॉबी के ऊपर, मेरा भी एक स्पेंडिंग कैपेसिटी है। मैं भी रिकॉर्ड आज भी खरीदता हूं, पर मेरा भी एक लिमिट है, मैं इसके ऊपर नहीं खरीद सकता, है ना। तो उस वजह से मार्केट में एक डाउनफॉल आया है। दूसरा, आपको डाउनफॉल का मैं एक और रीजन बताऊंगा, ओल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर। ओल्ड रिकॉर्ड्स में डाउनफॉल क्यों आया? वो भी बहुत बूम मार्केट था 2 साल 3 साल तक के, वो भी बहुत जबरदस्त चला है, पर उसमें भी एक डाउनफॉल आया है। इसके 3 रीजन है में। सबसे पहला रीजन है ग्रेडिंग। रिकॉर्ड की कंडीशन, कवर की कंडीशन, उसकी ग्रेडिंग की, रिकॉर्ड कितना चला हुआ है, कितना यूज किया हुआ है। बहुत से सेलर्स, क्या है, मैक्सिमम सेलर्स आज वो 95%, 90%, 85%, है ना, ये ग्रेड करते हैं रिकॉर्ड को। और उनको पूछा जाए ना कि 95% कैसे बता रहे हो आप, तो वो बोलेंगे कि भाई कोई स्केल है क्या, कोई स्केल है जिसमें आप 95% कर सकते हो? नहीं, हमारे हिसाब से 95% है। कोई ट्रेंड बन गया बताने का, बता रही। बहुत से सेलर्स को ये पता ही नहीं है कि 95%, ये अगर तुम सच में किसी को 95% ग्रेड करना चाहते हो रिकॉर्ड को, तो रिकॉर्ड वो ऑलमोस्ट अनयूज होना चाहिए, मिंट, नियर मिंट, मतलब दैट वर्ड इज बीइंग यूज्ड रैम्पेंट ऑन टोन कवर्स एंड स्क्रैच्ड रिकॉर्ड्स विद ऑल द डस्ट एंड ऑल। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम इंडिया का बहुत गलत है, जिसकी वजह से ये मार्केट बहुत नीचे आया है। कि जो सेलर्स है, देखा रहे वो तो 2,000 का रिकॉर्ड बेच रहा है, तो मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसका भी 2,000 का काम हो गया। अरे भाई, वो 2,000 का बेच रहा है तो उसका रिकॉर्ड ब्रांड न्यू है, कवर पूरा कंप्लीट है, स्क्रैचेस नहीं है, फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, बहुत सारे फैक्टर्स है। सिर्फ अगर मैं बोलूं कि यार हम किसी से कम नहीं का रिकॉर्ड, उसके पास जो है वो तो 2,000 में बेच रहा है तो मेरा भी 2,000 बिकना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपका रिकॉर्ड, जो कंडीशन आपके रिकॉर्ड की है, जो कवर कंडीशन है, जो एडिशन है रिकॉर्ड का, उससे हो सकता है आपका रिकॉर्ड 500 का ही होगा। अब ये बात जो खरीदने वाला नया नया जो आज रिकॉर्ड ले रहा है, ये बात उसको पता नहीं होती, ये बात उसको नहीं समझती, इसलिए वो फंस जाता है कि एक थर्ड या फोर्थ प्रेसिंग का रिकॉर्ड जिसका कवर भी खराब था, वो खराब था, वो 2,000 में ले लेता है, और फिर जब कभी उसको 2,000 रुपए में ही एक ब्रांड न्यू रिकॉर्ड दिखता है किसी के पास में, तो फिर देन ही फील्स चीटेड, और उस वजह से फिर वो ट्रस्ट करना बंद करता है, देन ही स्टार्ट लुकिंग फॉर चीप रिकॉर्ड्स। तो ये पूरा मार्केट जो है ना, ये वो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये फर्स्ट, ये पहली बात हो गई। दूसरी, मार्केट में जो हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं रेट का, जो रिकॉर्ड का एक्चुअली वैल्यू 100-150 रुपए के ऊपर नहीं है, वो रिकॉर्ड का दाम मांगा जा रहा है 1,000 रुपए, 800 रुपए। और एक को देख के दूसरा आदमी बेच रहा है, जो कलेक्टर खुद है वो खुद अपना माल बेच रहा है, उसके डबल ट्रिपल कॉपी से वो बेच रहा है। ग्रेडिंग सिस्टम का कोई ध्यान नहीं किसी को कि क्या ग्रेडिंग होना चाहिए, क्या नहीं है, क्या है। वो सब चीज, वो सब फैक्टर्स मैटर कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट को खींच के लिया नीचे। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड का दाम एडिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट एडिशन रिकॉर्ड है तो वो रेयर है, वो कम बनते थे, वो एक्सपेंसिव होगा। नेक्स्ट सेकंड एडिशन निकला, थर्ड एडिशन निकला, कवर का डिफरेंस होगा, क्वालिटी का डिफरेंस होगा। मैक्सिमम एचएमवी के फर्स्ट एडिशन जो रिंग ओडियन या एंजल बोलते थे, वो इंडिया के बाहर प्रेस होके आते थे। अगर मूवी हिट हो गई तो फिर इंडिया में प्रेसिंग होती थी उसकी। तो डेफिनेटली अगर कोई रिकॉर्ड इंग्लैंड से बन के आएगा और या इंडिया में प्रेस होगा,
अगर वो तो क्वालिटी में और कॉस्ट में तो सस्ता पड़ेगा ही ना, फर्क पड़ेगा, और मास प्रोडक्शन होगा। जो स्टैम्पर जो यूज होता है उसका भी तो क्वालिटी थोड़ा लो होगा ना, जब 10,000 रिकॉर्ड एक ही स्टैम्पर से बनेंगे। तो देयर मल्टीपल फैक्टर्स जिसके वजह से प्राइस चेंज होते हैं, पर ये बात जो रिकॉर्ड खरीद रहा है उसको नहीं पता होती। और बहुत और बहुत से लोग जो नए नए सेलर्स बन गए हैं, ये उनको भी पता नहीं है कि ये ऐसा है कि भाई एक फलाना आदमी जो पुराना रिकॉर्ड सेलर है, जो जिसकी 20 साल 30 साल से दुकान है, या जिसके बाप दादाओं का धंधा रहा है, वो किसी रिकॉर्ड का अगर 5,000 मांग रहा है तो कुछ कारण है उसको, कुछ रीजन है उसको, है ना। आप उसको जाके पूछो किसका 5,000 क्यों दाम है, वो आपको एक्सप्लेन करेगा। पर कोई नया नया बंदा है क्योंकि 200 में रिकॉर्ड बेचना है, आप खरीद ले रहे हो 200 में रिकॉर्ड, और फिर बाद में बोले यार इसमें आवाज नहीं आ रही बराबर, या तो अटक रहा है तो घिस गया है। अरे भाई, हर ये जब तक इसको रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है, पर ये जब तक ये समझ में नहीं आएगा लोगों को कि वर्जन ऑफ रिकॉर्ड, उसका ग्रेडिंग ये जब तक सही ना हो, तब तक ये मार्केट ऑन, मतलब कुछ भी प्राइसिंग पे कुछ भी बिकेगा, कुछ भी चल रहा है, और ये आज भी चल रहा है, आगे भी होगा। और अब और सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने कुछ लोगों को देखा है, मैं कुछ नाम नहीं ले सकता किसी का, कि मैं रिकॉर्ड कलेक्ट करता हूँ 20 साल से 25 साल से, तो मैं रिकॉर्ड सेलर्स को जानता हूँ पुराने, है ना, जो बेचारे सोशल मीडिया पे नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है ऑनलाइन क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं उनसे जाकर रिकॉर्ड खरीद के लाता हूँ और मैं ऑनलाइन 10 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स में बेचता हूँ। अब सब इंटरनेट का जमाना है, अब सबको समझ में आ गया है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब ओपन हो गया सब तरफ कि फेसबुक पे बिकता है, इस पे बिकता है, इस पे बिकता है। अब वो जो पुराना सेलर है उसने भी प्राइसिंग्स देख ली कि मेरा रिकॉर्ड ये ले जाएगी कितना, और अब उसने भी दाम बढ़ा दिया। तो आप ओवरऑल स्टॉक सबके पास है, दाम सबने बढ़ा के रखे, अब सेलर गायब हो चुका है। इसके लिए करेक्शन बहुत जरूरी है। ये जो ब्लैक मार्केटिंग बोलो या इन्फ्लेशन रिकॉर्ड का जो हो रहा है, इसकी रोकथाम का एक ही तरीका है, बायर ने खरीदना बंद करना चाहिए। तो आज वो मार्केट पूरा डाउन है, बायर गायब हो चुका है मार्केट से, और ये लोग जो लोग इन्फ्लेशन करके रखे हैं रिकॉर्ड्स के रेट का, दाम का, कोई भी रेट का कुछ भी दाम जो करके रखे, तो सब परेशान है, माल नहीं भी करना। बायर ने करना चाहिए कि हम 2,500 से ऊपर का रिकॉर्ड नहीं खरीदेंगे, 3,000 से ऊपर का रिकॉर्ड खरीदेंगे नहीं, हमको खरीदना ही नहीं है। जिस दिन ये बायर ने डिसाइड कर लिया, उस दिन से ये ब्लैक मार्केटिंग पे रोक लग जाएगी। आई थिंक सर बायर ये कर रहा है बिकॉज मैं ना कुछ हद तक अब रिकॉर्ड से मैं सीरीज पे आ चुका हूँ। तो मतलब आफ्टर ऑल इट्स म्यूजिक, आफ्टर ऑल इट्स एंटरटेनमेंट एंड लेजर। तो उसके लिए इंसान कोई कितना कर देगा ना, प्रोफेशन तो है नहीं, मतलब सेलर तो मैं हूँ नहीं, और ना मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ कि आज मैंने खरीद लिया है 5 साल के बाद मैं इसको 10,000 का बेचूंगा, मैं तो सुनने के लिए खरीद रहा हूँ। अब अगर इतना महंगा हो रहा है सुनना, और अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लूँ साउंड क्वालिटी पे, और जो 2,000 का रिकॉर्ड है अगर वो मेरे को 250 की सीडी पे मिल रहा है, और मतलब मेरे को डिटेल्स सुन रही है म्यूजिक की, तो फिर मैं सीडी पे सुन लूंगा उसको, मैं रिकॉर्ड पे नहीं लूंगा। सो आई थिंक कुछ जो जो तो कंसिस्टेंट बायर्स हैं वो शायद ये कर रहे होंगे, बट प्रोबेबली शायद जो नए लोग आ रहे हैं वो शायद सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव चीज है, नई चीज है, प्रोबेबली उसके लिए शायद वो ऐसे कर रहे हैं। नाउ देयर हैव बीन सो मेनी फेजेस ये वाइनल मार्केट के बीच में, लाइक तो शुरू में कोई खरीद नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी मैं आजकल जलंधर में हूँ, तो यहाँ पे भी एक दो शॉप्स थे जहाँ पे वाइनल रिकॉर्ड मिलते थे। मैं पहली बार उनके पास लेने गया, वो मुझे 250 में दे रहे हैं। फिर मैं दोबारा लेने गया तो वो 300 का हो गया। फिर मैं दोबारा लेने गया वो 500 का हो गया। फिर वो 1000 का हो गया। सो वो जब देखते हैं कि अच्छा ये इंसान ने मेरी दुकान ढूंढ ली है और ये चीज मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है, तो वो प्राइसेस, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, बड़े प्लेयर्स ने वो दुकानें आइडेंटिफाई कर ली, उन्होंने उनका सारा का सारा माल खरीद लिया, उनकी दुकान हो गई खाली। अब वो मुझे सेम रिकॉर्ड जो है वो मुझे 2,500 में मिलना शुरू हो गया ऑनलाइन। सो देयर बीन सो मच, बिकॉज छोटे शहर में कितने बायर्स होंगे, मतलब फॉर अ सिटी लाइक दिस मुझे नहीं लगता 7-8 लोगों से ज्यादा लोग वाइनल सुनते होंगे इस शहर में। सो उस वो छोटी दुकान के लिए बायर ही नहीं है, उसको पता है कि स्टॉक मेरे पास पड़ा है, इसमें से कुछ तो पड़ा ही रहना है हमेशा, इन लोगों को जो चाहिए था ये ले गए हैं, और बाकी टाइटल्स ये देख चुके हैं, इनको पसंद नहीं आने वाले। एंड उसके अच्छा, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली एक बार सो रॉक स्टार का चाहिए था मुझे वायर रिकॉर्ड। सो एक सेलर था,
उसके पास था, मैंने उससे प्राइस पूछी कि क्या प्राइस है, उसने कहा 11,000। सो ऑब्वियसली आई वाज नॉट गोना बाय इट, मैं इतना पैसा नहीं खर्च सकता। मेरी कैपिंग क्या रहती है, 2000-2200 के बीच में रिकॉर्ड है, मैं ले लूंगा, उसके ऊपर है तो भैया मेरी पॉकेट नहीं अलाउ करती। सो मेरा प्राइस रेंज वो रहता है। तो फिर मैंने और ढूंढा ढूंढा, तब तक ना ये पहली वाली प्रेसिंग थी, नई प्रेसिंग रॉकस्टार की आई नहीं थी। सो मैं ढूंढ रहा था, मुझे कहीं से नहीं मिला। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये इतना महंगा क्यों दे रहे हो आप? तो उसने कहा कि इसके ऊपर रणबीर कपूर का साइन है, इसके उसका ऑटोग्राफ है, तो इसलिए ये वाला रिकॉर्ड जो है ये 11,000 से कम में आपको नहीं मिलेगा। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर प्राइस बढ़ जाता है कभी या क्या है, जिसके बारे में आई गेस एक लेवल के बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट यू मेंशनिंग कि इंडिया में भी रिकॉर्ड्स बनते थे, बाहर ही बनते थे। बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स जिनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, मेड इन कोलकाता, मेड इन मुंबई, बॉम्बे, सॉरी। एंड और कुछ और आज अगर मैं मेजॉरिटी रिकॉर्ड्स देखता हूँ, तो वो या तो प्रेस्ड इन इंग्लैंड होते हैं, प्रेस्ड इन द यूके, या वो ईयू लिखते हैं या चेक रिपब्लिक लिखते हैं, कुछ उसमें जर्मनी लिखा होगा। सो ये सारा सिस्टम क्या है। एंड ऑल्सो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स के ऊपर नोटिस किया है कि उसके ऊपर लिखा होता है रीमास्टर्ड बाय, और फिर आगे किसी का नाम होगा या तो ये सब क्या सिस्टम है, हाउ डज दिस वर्क आउट? और इंडिया में अभी कोई प्रेसिंग प्लांट है या नहीं, या आने के चांसेस है या नहीं, जिससे प्राइसेस शायद कम हो सकते हो? सर सबसे पहली बात तो प्रेसिंग प्लांट इंडिया में अभी फिजिबल नहीं है। मतलब इतना बड़ा मार्केट ही नहीं है कि प्रेसिंग प्लांट यहाँ पर कोई एस्टेब्लिश करे। जो करेगा भी तो लॉस में जाएगा, क्योंकि एक प्रेसिंग प्लांट को अपना खर्चा निकाल के प्रॉफिट बनाने के लिए कम से कम 10,000 रिकॉर्ड महीने के बेचने पड़ेंगे बना के। और उतना बड़ा ऑर्डर उसको इंडिया में मिलना नहीं है। और बाहर के लोग, आई फील बैड बाय सेइंग दिस कि इंडिया इज नॉट नोन फॉर क्वालिटी, नॉट नोन फॉर क्वालिटी सर्विसेज। तो इसीलिए इंडिया में अगर हमको प्रेसिंग प्लांट डालना है तो हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे कि इंडिया के बाहर के ऑर्डर्स हमारे पास आए। तो अगर कोई ऐसा बंदा हो जो बाहर के ऑर्डर्स ला सकता है इंडिया में, तो इंडिया में प्रेसिंग प्लांट आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे और ये जो रिलीज कर रहे हैं परसों, तो वो ब्लैक रिकॉर्ड है, वो 2000 का हम लोग रिलीज कर रहे हैं। अगर ये इंडिया में प्रेस होगा रिकॉर्ड, अगर तो डेफिनेटली 1200 के रेंज में हम लोग रिलीज करेंगे। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है कि बाहर प्रेसिंग करके इंडिया में इंपोर्ट करने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कस्टम ड्यूटी, ये सब जो चार्ज लग रहा है ना हमको, वो सब बचेगा ना। तो वो डेफिनेटली वो पास ऑन नहीं होने वाला कस्टमर को। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट हाँ फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में रिकॉर्ड बने। अच्छा, दूसरा आप बता रहे थे कि अलग अलग कंट्रीज में बन रहे हैं, तो हाँ, नेदरलैंड्स में है, पोलैंड में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, ताइवान में है, चाइना में है, कनाडा में है। यहाँ प्रेसिंग प्लांट्स है, और इंडिया के रिकॉर्ड सब वहीं जाते हैं बनने के लिए। और आज की डेट में कम से कम 6 से 8 महीने का टर्न अराउंड टाइम है एक रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो यदि आज मैं किसी कंपनी का राइट्स लेके रॉयल्टी भर के मास्टर सोच लूँ, ऑडियो ले लूँ उनसे, तो उसको रीमास्टर करना पड़ता है कि जितना भी आर्काइव आज है वो डिजिटल फॉर्मेट में सेव किया हुआ है, लॉसलेस फॉर्मेट में है पर डिजिटल में है। उसको रीमास्टर करके कि वो रिकॉर्ड के ऊपर जाएगा। एक सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अ डिजिटल रिकॉर्ड। डिजिटल रिकॉर्ड जैसी कोई चीज नहीं होती। देयर इज अ डिजिटली रीमास्टर्ड रिकॉर्ड। डिजिटली रीमास्टर मतलब कि आज अगर मुझको रिकॉर्ड बनाना है कोई ऑडियो फाइल का, तो वो ऑडियो रिकॉर्ड के ऊपर जाने के बाद में वो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्शन से डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे, है ना। और आपको विदाउट डिस्टरबेंस वो सारे साउंड्स, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिक है, वो क्लियरली सुनाई दे। उसको आपको कुछ इक्वलाइज करना पड़ेगा ताकि वो रिकॉर्ड पे जाने के बाद में, क्योंकि डिफरेंट मीडियम है ना, डिफरेंट मीडियम में प्रेस कर आप डाल रहे हो उसको, तो उसको रीमास्टर करना ही पड़ेगा, वरना आप रिकॉर्ड नहीं बना सकते। रिकॉर्ड बनाएंगे तो वो डिस्टॉर्ट करेगा, छोटे सिस्टम पे या बड़े सिस्टम पे वो डिस्टॉर्शन एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए वो रीमास्टर करना पड़ता है, और वो हर जगह होता है, इंडिया में भी होता है, कनाडा में भी होता है, हम लोग कनाडा से करा रहे हैं फिलहाल, और यूएस में होता है, यूरोप में होता है। रीमास्टर होता है तो जो ओरिजिनल सोर्स है उसको रीमास्टर करेंगे ताकि रिकॉर्ड पे डाला जाए, ताकि वो जब रिकॉर्ड बन के आएगा तो आप छोटे सिस्टम पे, एक मिड रेंज के सिस्टम पे सुनो या आप बिल्कुल एक हाईफाई सेटअप पे सुनो, तो भी आपको साउंड क्लियर सुनाई देगा। तो ये रीमास्टरिंग है, देयर इज नथिंग, एक डिजिटल रिकॉर्ड जैसा कुछ भी नहीं है।
कि कुछ लोगों ने आज मार्केट में ये सब गलत बातें फैला के रखी है कि डिजिटल रिकॉर्ड है, डिजिटल। साहब डिजिटल कुछ नहीं होता, पूरा बैकअप डिजिटल पे है, पर वो डिजिटल फॉर्मेट को रिकॉर्ड पे डालने के लिए एनालॉग पे कन्वर्ट करना ही पड़ता है। और एक रिकॉर्ड जो है वो एनालॉग ही है। वो रिकॉर्ड आप किसी लेंस के थ्रू प्ले नहीं कर रहे हो, आप वो रिकॉर्ड एक पिन के थ्रू फ्रिक्शन से बज रहा है, और आप 50-60 साल पुराने सिस्टम पे भी वो रिकॉर्ड सुन सकते हो जब डिजिटल का डी भी नहीं आया था। तो वो एनालॉग ही है, एक रिकॉर्ड एनालॉग ही होता है। आप देखते थे पुराने टाइप के मिक्सर आते थे, बड़े बड़े मिक्सर आते थे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का एक वीडियो देखा होगा कहीं पे आपने, तो आर डी बर्मन या किसी के म्यूजिक डायरेक्टर को बड़े बड़े बहुत सारे लाइंस होती, बटन्स होते थे उसके ऊपर, वो था एनालॉग रीमास्टरिंग। ठीक है, एक स्पूल के ऊपर एक कैसेट के ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए वो एनालॉग रीमास्टरिंग हुआ करता था, ताकि साउंड ना फटे छोटे सिस्टम पे या बड़े सिस्टम पे। वो सब सेटअप आज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो रीमास्टरिंग आज डिजिटली होती है। पर वो डिजिटली रीमास्टरिंग करने के बाद वो प्रेसिंग जो होता है वो एनालॉग ही है। वो एनालॉग ही वे से ही वो स्टैम्पर, मास्टर स्टैम्पर बनता है जिसपे से रिकॉर्ड प्रेस होता है। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल, सब लोग देख सकते हैं कि रिकॉर्ड बनता कैसे है। तो देर इज नथिंग डिजिटल अबाउट इट, उसमें डिजिटल कुछ भी नहीं है। ऑल रिकॉर्ड्स आर डिजिटली रीमास्टर्ड, पर वो रिकॉर्ड एनालॉग ही है। अभी कुछ लोग हैं जिनके पास पुराने रिकॉर्ड का स्टॉक पड़ा है, तो वो नया बिकना नहीं चाहिए, हमारा बिकना चाहिए करके बोलते हैं भाई डिजिटल है, वो रिकॉर्ड डिजिटल है। भैया डिजिटल कुछ नहीं है, सब कुछ एनालॉग है। बट हाँ, जो नई मूवीज है 2000, मेरे ख्याल से जितना मेरे को, जितना मुझको पता है, 1999 और 2000 के बाद से सारा एनालॉग रिकॉर्डिंग बंद हो चुका स्टूडियोज में से, पूरा डिजिटल रिकॉर्डिंग था। जितने गाने बने हैं इंडिया में, रिकॉर्ड हुए हैं सन 1999 से 2000 के बाद से, वो सारे डिजिटली ही रिकॉर्ड हुए हैं। तो इसलिए वो डिजिटल ही रहेंगे, और उसके पहले की जो मूवीज थी वो एनालॉग थी और एनालॉग ही रही। तो अगर समझ लीजिए अभी केसरी का और धड़क राजी और ऐसे पिक्चरों के भी निकले हैं अभी, तो वो भी एनालॉग प्रेसिंग हुआ है, वो रिकॉर्ड एनालॉग ही बना है। भले ही उसका रिकॉर्डिंग सोर्स, गाने का ओरिजिनल सोर्स जो था वो डिजिटल था, पर उसको एनालॉग बना के उसका रिकॉर्ड बनाया गया है, उसके बिना नहीं होता। CD would be a digital medium, but अगर रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो क्योंकि वो प्ले फ्रिक्शन से होगा, so it automatically will be an analog medium. तो सर आप बता रहे थे कि 10,000 टाइटल्स अगर हम सेल कर पाएंगे तो फिर एक प्लांट जो है वो सरवाइव करने का सोच सकता है। सो व्हाट इज द जनरल फिगर एक टाइटल का जो निकलता है आज की डेट में इंडिया में, लाइक 200, 500, 300, लाइक व्हाट आर द फिगर्स दैट यू आर लुकिंग एट? हम लोग, आई एम राइट नाउ कनेक्टेड टू स्टार थ्रू blisssedment.com। ब्लिस्टरमेंट के पास स्टार का राइट्स है, तो वो लोग रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं वीनस के। वीनस इज स्टार नाउ। तो हम लोग का है, हम हर रिकॉर्ड 500 निकाल रहे हैं, 500 प्रेस करते हैं। अगर वो सोल्ड आउट हो जाए तो देन हम लोग रिप्रेस करवा के मंगाते हैं उसको, बट मिनिमम 500 हम लोग बने। और डेफिनेटली ये 500 का मार्केट भी नहीं है। अच्छा, कोई बहुत सुपर हिट टाइटल हो गया, दिल से हो गया, साजन हो गया, जो जगदीश सिंह जी का इंसल्ट्स निकाला था हमने, वो है, वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गया मार्केट से। और वो ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसलिए हम लोगों ने रिप्लेस करके दोबारा निकाला था मार्केट में। बट डेफिनेटली मार्केट इतना बड़ा नहीं है कि 15,000 रिकॉर्ड या 10,000 रिकॉर्ड हम महीने के इंडिया में बेच सकें। ये तो तभी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि लो प्राइस में रिकॉर्ड्स अगर बिक सकें तो ही ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है सर। क्योंकि आज की तारीख में आपको कोई अच्छा रिकॉर्ड चाहिए, कितना भी पुराना हो, और अगर अच्छी कंडीशन का रिकॉर्ड अगर है, और कितना भी फ्लॉप टाइटल हो, 500 आपको 800 1000 से नीचे नहीं मिलेगा। तो एक बेंचमार्क बन गया है अब। नाउ अब आपको रिकॉर्ड खरीदना है तो यू हैव टू शेयर आउट मनी ऑफ योर पॉकेट। आज तो ये हालत है डेफिनेटली मार्केट के अंदर। बट हाँ, पर अगर मैं जैसे बताया आपको कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो बाहर से ऑर्डर ला सकता है, तो फिर इंडिया का मार्केट बहुत, आपको रिकॉर्ड्स डेफिनेटली 1000-1200 के रेंज में आपको रिकॉर्ड्स इंडिया में मिलेंगे, नए रिकॉर्ड्स मिलेंगे। और ये जो नए रिकॉर्ड्स का ब्लैक मार्केट है वो कंट्रोल में आ जाएगा, 100% कंट्रोल में। एंड सेल फिगर्स भी हाई जाएंगे एज फार एज आई अंडरस्टैंड, ज्यादा बहुत लोग afford कर मल्टीपल पाएंगे। फोल्ड्स में आ जाएंगे, मल्टीपल फोल्ड्स में आ जाएंगे।
ओके सर क्योंकि सर सर फिर क्या है, अगर क्योंकि फिर अगर 2 गाने 3 गाने भी अगर पसंद है उस एल्बम के मुझको, तो मैं 1,000 रुपए का रिकॉर्ड है तो खरीद लूंगा। पर 2,000 का 2,500 का रिकॉर्ड अगर है तो मैं 10 बार सोचूंगा, मैं खुद सोचूंगा यार इज इट वर्थ कि मैं 2,500 की 2 गाने के लिए 2,500 रुपए खर्चा करूंगा। लेट्स जस्ट होप थिंग्स चेंज एंड लेट्स जस्ट होप कि कोई प्लांट इंडिया में भी आए एंड प्राइसेस कम हो ताकि ज़्यादा लोग खरीद पाए, ज़्यादा लोग डिटेल में सर न्यूज़ एक एक सुन पाए। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने भी बनाया है, जर्मन कंपनी का, फिलहाल बहुत अच्छा प्रेसिंग प्लांट है उनका। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बनाया है, मैं फाइनेंसियर्स ढूंढ रहा हूँ, आपको कोई फाइनेंसियर मिल जाए तो डेफिनेटली एक डालेंगे हम लोग भी इंडिया में प्लांट। क्योंकि हम लोग को लगता है अभी भी कि जो स्पीड से और जो वेटिंग पीरियड पे यूरोप के प्रेसिंग प्लांट चल रहे हैं, मार्केट तो बहुत बड़ा है, डाल तो सकते हैं, बट बात हुई है कि आई थिंक सर कौन करेगा। अगर हम अपने रिकॉर्ड्स भी इंटरनेशनली मार्केट करना शुरू करें, इंडियन डायस्पोरा भी मतलब इट्स ह्यूज। आप आप किसी कंट्री में भी चले जाओ, आपको वहाँ इंडियंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ आपको इंडियन नहीं मिलेगा। सो आई थिंक अगर हम इंटरनेशनली प्लग इन करना शुरू करें, सो मे बी द सेल्स माइट गो हायर एंड देन मे बी द things can get better, but as we have discussed it's not that easy। मतलब 100,000 चीजें हैं, कस्टम ड्यूटीज आ जाते हैं बीच में एंड ये वो एंड फलाना ढिमकाना, सो things are not that easy, but definitely ये चीज तो मेरे दिमाग में है। most of all for my own personal reasons I want the prices to come down, so definitely अगर मुझे कोई दिखेगा, कोई फाइनेंसर या कुछ ऐसा, I am surely gonna get in touch with you and hopefully that will happen। but आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, सो व्हाट अदर टाइटल्स आर इन पाइपलाइन? आपने 2 मेंशन किए हैं जो 2 दिन में आने वाले हैं, बट व्हाट अदर टाइटल्स आर पॉसिबली इन प्रोडक्शन? सर अभी एक नेक्स्ट मंथ तो मैं खिलाड़ी तू आड़ी आने वाला है, फिर पंचम का गाड़ी उनका घातक आने वाला है, और भी कुछ है जो मैं रिवील नहीं कर सकता, मुझको अधिकार नहीं है रिवील करने का। डिस्ट्रीमर.com और बास्किंग शार्क इनको राइट्स है, पर डेफिनेटली करीब 10 टाइटल है जो इस दिवाली तक रिलीज करने वाले हैं, और वो बहुत अच्छे अच्छे टाइटल है और सारे ऐसे हैं जो पहले रिलीज नहीं हुए हैं। हम लोग प्राइस को 2,200 के अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर ही हो, क्योंकि क्या हुआ है कि आफ्टर दिस वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, यूरोप से जो भी शिपमेंट इंडिया आ रही है उसका जो कॉस्ट है वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ चुका है। तो उस वजह से थोड़ा सा वो इफेक्ट किया है रिकॉर्ड इसमें प्राइसिंग में, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल कि वो जो प्राइस है वो 2,000 से ऊपर ना जाए। बट लेट्स सी, हाँ टी सीरीज के कुछ टाइटल आने वाले हैं, यूनिवर्सल के कुछ टाइटल आने वाले हैं, जो मतलब न्यूज तो मार्केट में है, कंफर्म तो मैं नहीं कर सकता, जो मैन्युफैक्चरर है वही कंफर्म कर सकते, पर डेफिनेटली 8-10 टाइटल दोनों इस कंपनी के, जी म्यूजिक के कुछ आने वाले, कुछ यशराज के आने वाले, तो डेफिनेटली कंपनीज तो अभी भी, या मेरे ऐसे लोग जो एंथुसियास्ट है रिकॉर्ड के, कंपनीज को पुश कर करके कोशिश कर रहे हैं कि और टाइटल्स मिले जो पहले रिकॉर्ड पे नहीं बने थे, ऐसे अवेलेबल करने की कोशिश तो कर ही रहे, बट मार्केट अगर कुछ कंट्रोल में रहे प्राइसिंग के हिसाब से, तो डेफिनेटली ये मार्केट बहुत अच्छा है, और एंड इट विल मेक अस हैप्पी टू मेक पीपल हैप्पी, कि जो रिकॉर्ड सुन के मुझको खुशी होती है वो मैं खुशी किसी और के साथ बांट सकूं, कि वो भी रिकॉर्ड सुने, और मैं और ये चाहूंगा कि वो किसी और को सुनाए, या तू भी रिकॉर्ड सुन, कितना कितना प्यारा है। सो हम बात कर रहे थे यूक्रेन एंड रशिया की वॉर की, एंड आपने मेंशन किया कि ताइवान में भी प्रेसिंग प्लांट्स हैं। सो अगर ताइवान से हम प्रेस कराते हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा प्राइसिंग पे, और इट विल बी नेग्लिजिबल दैट इट वोंट मेक अ डिफरेंस? सर अभी हमने ये रिकॉर्ड निकाला है, आप जब लोगों के पास पहुंचेगा तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ये वाला भी ये मेड इन ताइवान ही है फिलहाल। ओके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी काम किया जाए, क्वालिटी पे कंट्रोल किया जाए, प्राइसिंग में कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आज यूरोपियन यूनियन से रिकॉर्ड प्रेस करके मंगवाना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। चाइना से तो हो ही रहा है काम, नहीं हो रहा ऐसी बात नहीं है, ताइवान से और चाइना से काम हो ही रहा है, उनके पास काम कम है, इस वजह से शायद टर्न अराउंड पीरियड टाइम भी थोड़ा कम हो गया है, तो उस वजह से शायद आज रिकॉर्ड हमको इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं, पर
यूरोपियन यूनियन का तो प्राइसिंग का फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा कि फ्यूचर में नजदीक में कुछ प्राइसिंग कम होगा उसका। नहीं, वो तो मैं उनके भी जो टाइटल्स आते हैं उनके भी प्राइसिंग ट्रैक करता हूँ। उनके अपने टाइटल्स भी महंगे ही हो रहे हैं, सस्ते नहीं हो रहे हैं। पहले 15-16 जी पाउंड का जी रहता था, अब वो 20-22 पाउंड का जी हो गया है, तो उनके अपने प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। सर एग्जैक्टली हुआ क्या है कि यूरोपियन यूनियन में से बाहर जो कुरियर जा रहा है सिर्फ वो एक्सपेंसिव नहीं हुआ है ना, जो अंदर आ रहा है वो भी एक्सपेंसिव हुआ है। तो इनका जो रॉ मटेरियल जो लगता है इनको, जो पॉलीविनाइल जो राइट। लगते हैं, इनको ग्रेन्यूल्स लगते हैं, वो बाहर से आता है। तो हम्म। वो भी एक्सपेंसिव हो ही रहा है, उनके लिए भी तो एक्सपेंसिव हो रहा है। तो अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि पुराने रिकॉर्ड सेलर्स जो है, अगर वो देखे कि जो रिकॉर्ड मेरे पास 15 साल से पड़े, 10-12 पीस पड़े, अचानक से ये भी आके मांग रहा है, वो भी आके मांग रहा है, तो वो क्या करता है, जो पहला रिकॉर्ड 100 में बेचा था वो सेकंड कॉपी 200 में बेचेगा, फिर भी बिक रहा है तो 300 में बेचेगा, फिर भी बिक रहा है तो 500 में बेचेगा। तो यहाँ पर आज रिकॉर्ड प्लेसिंग प्लांट्स के अंदर वो लोग 6-6 महीने 8-8 महीने वेटिंग है, तो थोड़ा सा उन्होंने भी प्राइस बढ़ाया है। वो लोग भी ओवरलोड ओवरशिफ्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी कैपेसिटीज बढ़ाई हुई है, उसको भी एक्सपेंसेस लग रहा है। तो प्राइसिंग वो एक फैक्टर पे नहीं कंट्रोल हो रहा है, वो मल्टीपल फैक्टर्स पे जा रहा है, उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है ऐसा। तो फिलहाल तो नियर फ्यूचर मुझको लगता नहीं कि कुछ प्राइस डाउन होगा उसमें। बट हाँ, अगर इंडिया में प्रेसिंग प्लांट आए तो डेफिनेटली एक प्राइस डाउन होगा उसका। और वो आप जैसे मेरे जैसे सेलर्स के बायर्स के लिए वो बहुत अच्छा होगा। Let's hope, if not in the near future, then in a slight distant future, we start getting cheaper records. And बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रवीण जी, and let's just keep looking at newer titles and newer records. And thank you so much for taking time out. माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you.